गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका सुनील क्लासेस। देखिए भाई, हमने कम से कम 4 वीडियो तो रिलेशन एंड फंक्शन के बनाई हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तीसरी वीडियो है क्लास 3। ठीक है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक हमने जो पढ़ा है, मैंने बेसिकली आपको अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं कोई भी, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट P एंड Q, इसका अगर आपको कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दे रखा है, तो इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ये कहाँ से आया था, मैंने इसको बिल्कुल प्रूव किया हुआ है, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर कोई डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं यहाँ पे मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू डिस्टेंस मेरा क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से है आप लास्ट वीडियो में देखिए, इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा पहले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसको आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है, फिर टॉपिक चेंज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम आज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या करना है हमने, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में है, 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है वो जरा देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2 minus 3 and Q 10 and y is 10 यूनिट। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जरा देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P 2 minus 3 and Q 10 y is 10 यूनिट। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला सीधा हम यूज करेंगे कि मेरे पास 2 पॉइंट है भाई, एक P एंड Q, और P Q के बीच डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, ये P है और ये Q है, और इसके बीच मुझे दे रखा है डिस्टेंस कितना भाई, 10 यूनिट। तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 एंड -3 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10 और y। तो PQ मैंने निकालना है, तो PQ का फॉर्मूला लगा दूंगा सीधा ही। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। एक बात देखिए, लगाते हुए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पहले लें या इसको पहले लें, ठीक है, लेकिन हाँ जो पहले इसको, अगर इसको पहले ले रहे हो तो दूसरा उसको लेना पड़ेगा, मर्जी आप इसको पहले ले सकते हैं। और माइनस कर रहा है 2 माइनस 10 करो, 10 माइनस 2 करो, उसका होल स्क्वायर होना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो 2 माइनस 10 मेरा कितना हो गया, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये दे रखा है आपको कितना यूनिट भाई, 10 यूनिट। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। अगर आप पहले इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी आएगा साइन का ही फर्क पड़ना है, उसका क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। अगर इसका आप करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 10 8, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64। अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये आपका ऐसे लिख लो भाई, नेक्स्ट स्टेप पे खोल लेना, कोई बात नहीं। अब ये हो गया 10। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो स्क्वेयर रूट कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वेयर। तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बनेगा, इधर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 64 प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, और उधर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। स्क्वेयरिंग बोथ साइड आपको करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करो, 64 उधर ले जाओ, 64 आप उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये उधर गया तो इतना कितना बच गया भाई, पूरा लिख देता हूँ,
100 माइनस 64 कितना बच गया 36, और -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया मेरा 36। तो इधर स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो क्या वैल्यू बनेगी भाई, यहाँ से प्राइस मैं लिख रहा हूँ, ये होगा -3 माइनस वाई की वैल्यू 36 का रूट हो जाएगा भाई, क्या बच जाएगा 6। जो इधर स्क्वायर होता है उधर जाके स्क्वायर रूट बनाता है। अब -3 माइनस वाई की वैल्यू 6 है, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर लो, 6 + 3 कितना हो गया 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई 9, माइनस का माइनस साइन उधर चला जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लो क्या है कि आपको 2 - 3 10, ये 8 का -3 माइनस वाई, मैंने जानबूझ के स्टेप बढ़ा के लिखे हैं क्योंकि मैं 10th के हिसाब से इसको थोड़ा सा डील कर रहा हूँ। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप क्वेश्चन ना यहीं से पूरा हो जाता, ठीक है। अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो क्या करेंगे, 64 दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है और 10 दिख रहा है, आपको पता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, वो कंपटीशन में लिखने की जरूरत नहीं है। इधर 100 और 64 उधर जाके माइनस होगा तो 36 बचेगा, और 30 ये स्क्वेयर है 36 से क्या बना देगा 6, बस फिर तो अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। कंपटीशन वाले बच्चे इस बात को समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। जो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको सेक्शन फॉर्मूले पे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि देखो कैसे चीज़ों को डिजाइन किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, ये जो टॉपिक हम 9th में तो पढ़ते हैं, इसको हम 10th में भी पढ़ते हैं और इसको हम 11th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर 9th में बात करूँ ना, 9th में सिर्फ इस टॉपिक के बारे में मैं तीनों को कंबाइन लेके चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना सेक्शन देख सकते हैं, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जिसको स्कूल वाले बच्चों को हेल्प लेनी है यहाँ से। 9th में बहुत छोटा सा है, सिर्फ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे लाई करेगा, इससे बताया हुआ है। तो एक पॉइंट बता देंगे आपको, मेरी फर्स्ट वीडियो में क्वाड्रेंट मैंने समझाया है, वो फर्स्ट वीडियो भी मेरे साथ शुरू वाली पहले से 10-15 मिनट वाली वीडियो 9th खत्म कर देती है। 9th में उससे फालतू कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10th में क्या है, 10th में आप 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको कराया ही है, दूसरा 10th में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर उसके कोऑर्डिनेट दिए हों। तो ये 3 चीज़ें 10th में है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। डिस्टेंस वाला, सेक्शन वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका किसमें है 10th में। थोड़ा सा सेंट्रोइड के बारे में जानेंगे, वो सेक्शन फॉर्मूले से ही होता है, ठीक है। उसके बाद 11th में क्या होता है, 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, वहाँ पे एक टॉपिक दिया है उन्होंने स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से ही हम वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि यानी आप 11th में जाओगे तो 11th में स्लोप निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में तीनों को कंबाइंड चलता है, 9th 10th और 11th मिला कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने के बाद 10th का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। फिर वो 11th का आ जाएगा, आप उसको 11th के बच्चे वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंपटीशन वालों को तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक एक चीज़ हम प्रूव करेंगे यहाँ से। तो फिलहाल के लिए सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई, आपके पास ना कोई लाइन है भाई, वो बोला कि यार एक लाइन सेगमेंट उसने दे रखा है ए और बी, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, कोई भी पॉइंट है पी। अब ये पी ना कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसके पास हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, ठीक है। अब ये पूरा मेरा ए से बी था, उस पर पी कोई पॉइंट है, तो इस पी की इससे कुछ दूरी होगी, इससे भी कुछ दूरी होगी, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि यार ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को ना m/n में बांटता है। किस में बांटता है, m। कोई ना कोई पॉइंट मैं रखूंगा, वो कहीं ना कहीं तो प्लेस करूंगा, और कहीं ना कहीं प्लेस करूंगा तो उसका रेशियो उसने मतलब दिया है m/n। अब एक बात समझना, अब ये जो पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x और y, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 और y2, और एक पॉइंट P x y कोई है, वो m/n पे बैठा है पूरी लाइन ए बी के। अब ये जो पॉइंट P है इनके बीच में है, या मतलब ए और बी के अंदर है, तो ये जो डिवीजन है इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है भाई।
इंटरनल डिवीजन में यहाँ से हमें क्या बात पता लगी, जो ए से पी का डिस्टेंस है वो तो मैंने क्या माना है, एम माना, ये मैंने क्या माना हुआ है, एम माना हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस है ये मैंने क्या माना हुआ भाई, एन माना हुआ है। ठीक है, चलिए अगर यही चीज वो ऐसे बोले, ये देख लो वो चीज मैं जो बता रहा हूँ कि भाई वही जो आपके पास पॉइंट है ए और बी लाइन सेगमेंट पे, और जो पी पॉइंट है ना वो है लाइन के बाहर, ऐसी जो डिवीजन होती है यहाँ पे क्या है, रेशो एन ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना एम मैंने किसको माना, ए से पी तक के डिस्टेंस को, और यहाँ पे मेरा ए से पी तक का डिस्टेंस कौन सा है, ई है, तो ये पूरा क्या होगा एम। यहाँ पे मैंने एन किसको माना, बी से पी तक के डिस्टेंस को, और यानी बी से पी तक का डिस्टेंस है वो मेरा क्या रहेगा एन। रेशो अभी भी वही रहेगी एम रेशो एन, लेकिन नाम बदल गया है, ये इंटरनल अंतः विभाजित हो रही है, और ये जो है ये मेरा है एक्सटर्नल डिवीजन। बिल्कुल एक एक लाइन समझनी है भाई, बहुत ही अच्छा समझने का टॉपिक है। अगर छोटे छोटे पॉइंट लेके चलते रहेंगे, सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, तो ही इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रूफ अगर आदमी के पास हो ना किसी चीज़ का तो उसको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, बेशक उस प्रूफ की उसको जरूरत पड़े ना पड़े। ठीक है, चीज़ें क्लैरिटी आदमी के माइंड में, आज का जमाना ही क्लैरिटी का है भाई। और अपनी तो सीधी सी बात है, क्लियर होकर थोड़ी चीज़ पढ़ो, क्लियर पढ़ो, जितना ही पढ़ो अच्छा सॉलिड पढ़ो। तो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे भी वो पॉइंट मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ भाई, ये पॉइंट मेरा x1 y1 था, ये पॉइंट मेरा x2 y2 था, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो मेरा क्या है xy है। तो मेरे हिसाब से डिवीजन आपको समझ में आएगा, इंटरनल डिवीजन यहाँ पे, एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही लिख देता हूँ। अब वो कह रहा है कि देखो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो आपसे वो पूछेगा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको एम रेशो एन में बांटता है, उसके कोऑर्डिनेट निकालो, यानी ये एक्स और ये वाई आपसे पूछेगा। भाई वो पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड में एम प्लस एन। कहाँ से आया, बिल्कुल प्रूव करूंगा। और y होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड में एम प्लस एन। याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बिल्कुल नोट बना के अलग से बताऊंगा, ताकि आप अलग से पढ़ोगे तो याद भी बहुत अच्छे से रहेगा कैसे इस फॉर्मूले का याद करना है। ठीक है, और ये आया कहाँ से उसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया ये बेसिकली किसका है, इंटरनल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क होना, अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं तो जो x की वैल्यू होगी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड में एम माइनस एन, और y की वैल्यू होगी एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइड में एम माइनस एन। तो आप बात एक समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ इतना सा फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे सारा क्या है भाई ये माइनस, बाकी सब कुछ सेम है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा एक बात सुनो, और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर कुछ ना बोले कौन सा डिवीजन है तो इंटरनल डिवीजन से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल बोल रहा है तो एक्सटर्नल कर लेगा, लेकिन कंपटीशन में क्या है थोड़ा सा फालतू दिमाग लगाएगा। कंपटीशन में अगर कुछ ना बोला ना तो ऑप्शन डिपेंड करेगा कि उसने इंटरनल से निकाला है एक्सटर्नल से। मान लो आपने, उसने कुछ बोला नहीं और आपने ना इंटरनल डिवीजन से निकाल दिया और आपका ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप किससे निकालोगे, आप एक्सटर्नल से निकाल लो। ऐसा केस भी बना सकते हैं, वैसे रेयरली वो मेंशन करेगा इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, चलिए कहाँ से ये फॉर्मूला आया है उसके बारे में बात कर लेंगे। कंपटीशन वालों को भी प्रूफ सीखना चाहिए, और सीबीएसई में तो वो थ्योरम ही पूछ सकता है, प्रूफ पूछ सकता है सेक्शन फॉर्मूले का। ठीक है, तो चलो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन आपको निकालनी है तो आप एक सिस्टम जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, उसका सिस्टम आपको लेना पड़ता है, क्वाड्रेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक लाइन है, जैसे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव किया था। अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है भाई, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैं ले लेता हूँ x1 और y1, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेता हूँ x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे वो पॉइंट P है जिसके बारे में हमने बात करनी है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं x और y।
और वो एक किस में डिवाइड कर रहे हैं, m और n में, ठीक है। आपको पता है ये जो है ये ओरिजिन होता है O, मैंने ये पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने क्या दिया है ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं 0 एंड 0। चलिए आपको पता है भाई इधर कोई चीज बढ़ेगी वो एक्स एक्सिस पे बढ़ती है, उधर कोई चीज बढ़ती है तो वाई पे। यानी अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं भाई, इसका नाम मैंने ले लिया m, ठीक है। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम मैंने दे दिया n, ठीक है। और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम ले लेते हैं आप l ले लो, ठीक है। अब एक बात समझनी है जरा आप लोगों को, अब यहाँ से ये O से M का डिस्टेंस है, ये मैं एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा हूँ, अब ये मैं एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा हूँ, ये यहाँ से ले लो, ये भी वही है। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है x1 होता है, यानी ये जो ये वाला डिस्टेंस है आपका, अगर ये x1 है तो ये भी कितना है आपका x1 ही है, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तो आपका x1 आ गया। आपको अगर आप इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, या ये पहले एक बार देख लो, ये x1 और ये ऊपर क्या जा रहा है डिस्टेंस, तो ये आपका क्या y1, तो ये भी आपका क्या रहेगा y1 रहेगा, ठीक है। अब बात देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसका पॉइंट ये कितना भी x, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। और ये वाला पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये पूरा कितना आपका y, ठीक है। तो ये पूरा y है, तब ये भी देखो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये y रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा पूरे का पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये y ये भी y। अब एक लाइन में खींचो, इधर से डॉटेड लाइन देखना, इसको ले लेते हैं h और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसको बोल लेते हैं k, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए जरा, आपको एक बात समझनी है, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला समझाई थी। एक बात देखिए, अगर ये पूरा x है तो ये भी पूरा x है, देखो ये x ये भी x, ये x1 दे रखा है, पूरा x है, तो ये वाला x माइनस x1 बचा क्या, ठीक है। इधर देख लो भाई, ये y है तो ये भी पूरा क्या है y, और ये कितना है y1, तो ये भी y1 पूरा y, ये y1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा y माइनस y1। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से देखिए, अभी इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट का देखो, एक तो यहाँ से ये मिल रहा है, ऊपर से कहाँ मिल रहा है ये मिल रहा है, तो ये x2 है, तो x कोड ये तो पूरा क्या हो गया x2 हो गया, और भाई ये पूरा क्या हो गया, यहाँ मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, पूरा क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है। अब पूरा x2 है, तो ये पूरा x2 है यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना है भाई, ये क्या है x है। अब ये पूरा x2, तो ये भी पूरा x2, और उसमें ये क्या दे रखा है x, भाई ये x है, ये x और ये भी कितना है x। तो जरा ध्यान से देखना, पूरा जो है ये x2 है, ये लाइन पूरी x2 है, जिसमें ये x है, तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा क्या बन के बच गया x2 माइनस के, इधर ये जो मेरे बच्चे ये क्या x2 माइनस के क्या बचा x, पॉइंट तो मेरा xy है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। बात आई समझ में। अब इधर देख लो, ये पूरा क्या है मेरा y2, और ये मेरा कितना भाई y, ये भी y, तो ये पूरा जो मेरा बचा है ये कितना बच गया y2 माइनस y। थोड़ा सा देख लो, इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस भाई ये पूरा x2 है, ये x है, तो भाई ये क्या बचेगा x2 में से x, ये x2 माइनस x, तो ये भी कितना x2 माइनस x। भाई ये पूरा y2 है, ये y है, तो ये कितना बचेगा y2 माइनस y, ठीक है। अब बात समझिए जरा, ये परपेंडिकुलर इससे ये इक्वल है, तो ये भी, ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे आपकी, कौन सी दो ट्रायंगल बनी है, एक तो बनी है ये वाली ट्रायंगल आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल बनी है, और एक बनी है आपकी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये भी ये 90 है, इसमें भी ये क्या है 90, तो ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। ज्योमेट्री में मैं आपको चीज पढ़ाऊंगा सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट, वहाँ पे वैसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसी ट्रायंगल वाले कंसेप्ट में क्या होता है। तो बेसिकली सेम से उस पर लाइन पे बन रही है भाई, देख ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन, इसको आगे बढ़ा दूं और तो इसको भी इधर बढ़ा दूं, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे भी एक 90, ये 90, एक एंगल ये इक्वल है, एक एंगल ये वाला और ये वाला एंगल भी दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। और सिमिलर ट्रायंगल जो होती हैं, कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है, मैं नाम लिख देता हूँ। नाम लिखूंगा मेरा भाई APH, मेरी जो APH है, और PBK, ये दोनों ट्रायंगल जो है मेरी, ट्रायंगल ये वाली और ये वाली ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। जब सिमिलर ट्रायंगल होती है तो उनकी खास बात क्या होती है, उनकी खास बात ये होती है रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स क्या होता है, इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि आपका साइड्स का रेशियो, जैसे कैसे लेते हैं हम साइड्स, एंगल के हिसाब से लेते हैं भाई। इधर देखना मैं मेंशन कर रहा हूँ कौन कौन से एंगल इक्वल है। ये दोनों तो 90 है वो दिख रहे हैं, ये वाला एंगल जो है ये वाला वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो बचा हुआ जो एंगल है वो ये वाला, वो किस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात समझना। ये सिमिलर कैसे इक्वल हुआ, सिमिलर ट्रायंगल ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए देख लो। तो अब इधर देखना 90 के सामने इधर क्या है भाई AP, और इधर 90 के सामने क्या है भाई PB। तो 90 के सामने AP है तो मेरा AP, उधर 90 के सामने मेरा क्या है भाई PB, तो AP डिवाइडेड में क्या हो जाएगा PB इक्वल टू, यहाँ पे इस एंगल के सामने क्या है भाई PH, तो यहाँ पे इस एंगल के सामने क्या है भाई BK, वो भी इक्वल होगा। और तीसरा जो है इस एंगल के सामने क्या है भाई AH, और उधर से इस एंगल के सामने क्या है भाई मेरा PK, ये भी क्या होगा इक्वल होगा। अब रेशियो साइड्स क्या रहेंगी इक्वल। अगर रेशियो साइड्स इक्वल रहेंगी तो मैं लिख देता हूँ, ये तो दे रखा है भाई M डिवाइड में N। ठीक है, PH दे रखा है भाई Y माइनस Y1 डिवाइड में X माइनस X1, और ये दे रखा है भाई AH जो आपका, अच्छा PH लिखना था मैंने पहले, एक सेकेंड, हाँ PH डिवाइड में, ठीक है AH मेरा क्या है भाई कहाँ कन्फ्यूजन होगी, यहाँ होगी BK लिखना था, सॉरी यहाँ पे Y माइनस Y1, यहाँ पे डिवाइड में कितना क्या Y2 माइनस Y1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं AH जो है मेरा X माइनस X1, और यहाँ पे जाएगा X2 माइनस X। ठीक है, तो ये लिखने के बाद जरा देखना ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। अगर इतना आपको समझ में आया तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ आगे। थोड़ी बोर्ड पे जगह कम है तो मुझे डायग्राम साफ करना पड़ेगा, डायग्राम का कोई यूज नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए जरा कैसे होगा। अगर आप एक बार इसको सोल्व कर लो, M/N इजिकल्स टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो My2 माइनस My NY माइनस NY1। ठीक है भाई, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो My2 प्लस NY1, और इधर क्या हो गया NY प्लस My। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो ये क्या होगा My2 प्लस NY1, यहाँ से आप y कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा M प्लस N, और y की वैल्यू क्या होगी My2 प्लस NY1 प्लस का क्या होगा M प्लस N। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर आप इसको सोल्व करोगे दूसरे वाला, भाई M/N जो है वो इसके इक्वल भी तो है, X माइनस X1 X2 माइनस के क्या भाई X। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस करोगे, तो x की जो वैल्यू आप सोल्व कर लेना, आपको आती है चीजें सोल्व करनी। mx2 प्लस nx1, यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, कंपटीशन में पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये जो मैंने सोल्व करके दिखाया है सब CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, और भाई मेरे हिसाब से अगर आप कंपटीशन भी पढ़ रहे हो तो बेस तो आपका फिर भी क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है ये बात कि यार ये प्रूफ कहाँ कैसे 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 लिख सकते हो आप ये चीज़, तो आप एक बार आप अगर प्रूफ समझ में आएगा तो उससे आपके कंसेप्ट भी पता लगा, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है उसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए तो इतना आपको क्लियर होगा। इसमें एक ना छोटे छोटे 2-3 स्पेशल केस बनते हैं, तो वो स्पेशल केस देख लो, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
तो आपके पास दो वैल्यू बन गई है जो पॉइंट की, वो क्या बनी है, x तो है आपका mx2 nx1 m+n, और जो y की वैल्यू आपकी बनी है वो है my2 + ny1 m+n। ठीक है, तो आप एक छोटा सा नोट बनाएंगे, नोट में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे इफ m = n, क्या हो भाई, m किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो। ठीक है, देखिए सर एक बार आप, इफ m = n, अगर m n के इक्वल है, कहने का मतलब क्या है, m n के इक्वल है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाली चीज है। ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, और जो ये सॉरी a है और ये b है, और ये जो आपका पॉइंट p है ना, पॉइंट p, ये भी m = n है, तो बिल्कुल बीच में होगा भाई, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, ये पॉइंट बीच में होगा तो इसको क्या बोलेंगे भाई, मिड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट होगा तो m = n है, तो मैं इसको 1:1 भी बोल सकता हूँ, तो भी एक ही बात है, दोनों इक्वल होंगे। या फिलहाल के लिए आप इसको ये मत समझिए, सिर्फ क्या मानिए भी, अगर m = n होगा तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट। तो m = n है, अगर वो कर दूं तो उससे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना भाई, ऊपर m = n है, नीचे मेरा क्या है, m+n है। बात आई समझ में, इसको ऐसे कर लो, फिर m = n है, तो दोनों को 1:1 में मान लो, रेशियो आपने लिया है। मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको भी m लिख दूंगा, इसको भी m लिख दूंगा, m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे करना तो वैसे कर लो, और यहाँ 1:1 लिखना तो 1:1 लिख लो। ठीक है, अगर m = n है तो यहाँ से मेरी जो x की वैल्यू होगी, ऊपर तो मेरा क्या होगा भाई, x1 + x2 / 2, y की वैल्यू भी क्या होगी भाई, y1 + y2 / 2। या मैंने ना इसको आगे लिख लिया, क्योंकि जब m ऊपर रहा ही नहीं है तो ऐसा दिखने में अच्छा लगता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। फर्क कुछ नहीं, आप x2 पहले लिखना चाहिए, आपको x2 भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूव करके थोड़ा सा बताऊं तो 1, मतलब मैंने क्या किया, m को भी 1 रख लिया और n को भी क्या रख लिया, 1 रख लिया। नीचे 1 + 1 क्या हो गया, 2, यहाँ भी 1 + 1 क्या हो गया, 2। और ये जो दो फॉर्मूले आपके बन के आए हैं, इनको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूलाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इसका आपको पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, और क्या पता उसमें क्या लग रहा हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा हो। ठीक है, अगर आप उसको m = n से रखना चाहते हैं तो मैं n की जगह m रख देता हूँ, तो भी मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। ये भी mx2, ये भी m हो जाएगा mx1, और m और m नीचे क्या हो जाएगा, 2m, ऊपर से m कॉमन ले लो, m बाहर, x2 + x1 / 2m, और m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वही चीज बन जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप 1:1 ले लो, क्योंकि ये पार्ट के इक्वल है, हमने m और n की रेशियो लेनी है, दोनों इक्वल है। और जब मैथ्स में दो चीज इक्वल होती है तो किसमें होती है, 1:1 में होती है। ठीक है, चलिए पहला नोट आपको समझ में आ गया। पहला नोट में मैंने क्या पढ़ा, अगर m क्या किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो, तो वो क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा नोट पढ़िए, दूसरा नोट क्या है, दूसरे नोट के बारे में जानते हैं। दूसरा नोट है भाई, ये जो सक्सेन फॉर्मूला है, ये आपको याद कैसे रखना है। तो याद रखने का तरीका भी है। तो नोट का जो पॉइंट 2 है मेरा, वो यही है कि भाई आपके पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये मेरा आपका x1 और y1 पॉइंट है, ये x2 और y2 पॉइंट है। ठीक है, जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है m और रेशियो n में, वो पॉइंट है मान लो xy, ये तो हमने किया है। अब क्या करना है, आपने ना x के लिए एक चीज देखी होगी और y के लिए दो चीज निकालनी है। x के लिए पहली तो बात आप एक चीज ध्यान रखें, x के लिए x के ही दोनों यहाँ पे आने, x2 और x1। y के लिए क्या आने, y2 और y1। कहने का मतलब है, अगर आपको x निकालना तो आपको y वाले कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको y निकालना तो आपको x वाले कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात समझिए, अब x निकालना है तो क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई उधर करनी है और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, इधर। ये ध्यान रखना बस, m वाले की उधर और n वाले की क्या करनी है, इधर। अब x के लिए आपका x वाले से मतलब है m उधर मल्टीप्लाई हुआ तो mx2, n इधर मल्टीप्लाई हुआ तो nx1, नीचे तो दोनों क्या है भाई, दोनों का जोड़ है। ऐसे ही y के लिए आपको x वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई, उधर इसकी मल्टीप्लाई उधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी उधर मल्टीप्लाई किससे होगी, फिर y2 से होगी,
एम वाई टू इसकी इधर किससे होगी वाई वन से एन वाई वन, तो ये क्या रहेगा एम प्लस एन। तो नोट टू में हमने क्या समझा कि भाई एक्स वाले कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स की जरूरत है और वाई वाले कोऑर्डिनेट के लिए मुझे किसकी जरूरत है, वाई की ही जरूरत है। ठीक है, तो अब m की मल्टीप्लाई देखो, ये m इधर है तो उसकी गुना उधर होगी, n उधर है तो उसकी गुना क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बचना है हमने। आगे बढ़ते हैं। अगला नोट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड नोट। ठीक है, लोग इसको यूज करते हैं और बोलते हैं कि दो दो सेक्शन फॉर्मूले टाइप है, कैसे करते हैं वो जरा देखना है। ठीक है, देखिए जरा भाई x की वैल्यू आपके पास क्या वैल्यू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड में कितना हो गया एम प्लस एन, और y की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड में कितना एम प्लस एन। एक बात जरा देखना भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ, ऊपर वाली लाइन से n कॉमन ले लूँ तो क्या होगा भाई, n कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे तो n नहीं है, और मैथ में ना जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती और उसको कॉमन ले ले तो वो डिवाइड में चली जाती है। जैसे अगर आप n कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो n नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m बाई एन एक्स टू प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स वन। ठीक है, अब नीचे भी आप n ही कॉमन ले लो, अगर नीचे आप n कॉमन लोगे तो क्या होगा m बाई एन प्लस क्या बचेगा वन। वो ये क्यों डिवाइड में जाती है भाई, देखो यहाँ पे क्या n नहीं था तो मैंने एक बार गुना कर लिया और एक बार क्या कर लिया भाग। ठीक है, गुना वाला बाहर निकाल लिया, भाग वाला वहीं पे, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं आप। तो n से n कट गया भाई। ठीक है, अगर n से n काट दूं एंड अगर मैं बोल दूं भाई m बाई एन की वैल्यू कितनी है k, ठीक है, m बाई एन की वैल्यू k रख दूं तो जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या बनेगा k एक्स टू प्लस एक्स वन, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा k प्लस का वन। सिमिलरली इसमें वही काम करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। ये कहाँ पे काम आएगा भाई, जब आपको रेशो निकालना बोलेगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे देगा और आपको बोल देगा रेशो निकालो। ठीक है, अब ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो भाई, अगर आपने रेशो का कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ भी मैंने रेशो पढ़ा है, मत एक बात तो कोई m रेशो n बोल दे या m डिवाइड में n बोल दे, बात तो क्या होती है एक ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे m बाई एन को आप कोई वैल्यू दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, m बाई एन के, अब इसको आप के अकेले के को आप क्या बोल सकते हैं, के रेशो वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, के रेशो वन। तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि जब भी आपको रेशो निकालना होगा तो आप n बाई एन नहीं मानेंगे, उसको आप क्या मानेंगे के रेशो वन मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, के रेशो वन। उससे क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल, आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल निकालना है, जो भी के की वैल्यू सोल्व होके आएगी उसको क्या रख दूंगा मैं m बाई एन के इक्वल रख दूंगा और m रेशो एन आ जाएगा। क्वेश्चन करूंगा तब आपको ये बात यहाँ समझ में आने वाली है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन के ना पहले ऐसे लिखे, ऐसे नहीं करेंगे सब, इसके बोलेंगे टाइप वन क्वेश्चन, क्योंकि तीन चार टाइप है, सबके एक दो दो क्वेश्चन कर देते हैं। टाइप वन क्वेश्चन क्या आता है, तो टाइप वन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑन फाइंडिंग द सेक्शन पॉइंट, ऑन फाइंडिंग द सेक्शन पॉइंट when ratio is given, ठीक है। आपने सेक्शन पॉइंट कहने का मतलब है, हम ये पढ़ रहे हैं भाई, अगर आपको ए पॉइंट भी दिया है, बी पॉइंट भी दिया है, ये पॉइंट आपको निकालना है जब क्या हो एम रेशो एन भी आपको दिया, जब सिर्फ क्या निकालना हो सेक्शन पॉइंट, मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन लिखिए आप, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देखिए, फाइंड दी, क्वेश्चन लिखिए फाइंड दी coordinates, find the coordinates of the point which divides, find the coordinates of the point which divides
the line segment which divides the line segment joining points, line segment joining points 6 3 and -4 5, 6 3 and -4 5 in the ratio 3:2 internally, in the ratio 3:2 इंटरनल। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल देता हूं, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जो इस लाइन, जो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जो इस रेखाखंड को 3:2 में बांटता है। उस रेखाखंड के पॉइंट हमने दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर है तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। ये पॉइंट तो मेरा क्या है 6 3 है, और ये पॉइंट कितना है मेरा -4 और 5 है। ठीक है, और जो ये रेशो आपको दे रखा है वो रेशो दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो कुछ नहीं है, आपको सीधा एक्स और वाई निकालना, फॉर्मूला लगाइए। एक्स की के लिए आपको किसका मतलब है भाई, हाँ सीबीएसई के लिए पहले आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है, स्टेप के नंबर मिलते हैं भाई, उसके बाद लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूले के लिए आप एक्स के लिए देखो ये x1 आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, थोड़ा ध्यान रहेगा। चलो x के लिए आपको y से तो मतलब ही नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होनी है इधर, और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होनी है इधर, तो उधर मल्टीप्लाई, उधर x कितना भाई -4, तो 3 गुना में कितना हो गया -4, और इसकी इधर होगी भाई 2 गुना में कितना हो गया 6, डिवाइड में 3 और 2 कितना हो गया 5। y के लिए क्या करोगे आप, x से मतलब नहीं है तो उसकी 5 से गुना होगी, 3 गुना में 5, और इसकी इधर होगी 3 गुना, इसकी इधर प्लस में 2 गुना में 3, डिवाइड में कितना हो गया 5। तो कैलकुलेशन कर लो, 4 3 ये कितना हो गया भाई -12, और 6 दूनी 12, -12 + 12, तो भाई क्या हो जाएगा -12, 0/5, ये क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसके देख लो, 5 3 15 और 2 3 6, 5 3 15, 3 की 5 से 2 की 1। ठीक है, 5 3 15 बटे में कितना गया 5, 15 और 6 21, 21 डिवाइड में कितना आ गया 5। तो जो आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे बेसिकली क्या आ गया भाई, x की वैल्यू तो कितनी है 0 और y की कितनी है 21/5, यानी जो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आप कैसे बोलेंगे भी x 0 है और y क्या 21/5। आपको पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो x पहले लिखते हैं और y कहाँ लिखते हैं बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वो है, ऑब्जर्वेशन है, x आप पहले लिखो और y आप कहाँ लिखो बाद में लिखो। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लिखिए यहीं से, टाइप 1 से ये क्वेश्चन और। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है टाइप 1 का, लिखिए जरा क्या क्वेश्चन है। Find the coordinates of points. Find the coordinates of points. Find the coordinate of points which trisect the line joining, trisect the line joining 1 - 2 and -3 and 4. Find the coordinates of the points which trisect मतलब बाइसेक्ट। देखो दो चीजें होती है, एक बाइसेक्ट और एक ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। तो मैं थोड़ा सा पिक्चर बना रहा हूँ, चित्र कैसा बनेगा कि आपके पास भाई 2 पॉइंट ये P है और ये क्या है Q है,
और ये आपका है 1 - 2 और ये आपका है -3 and 4। ठीक है जी, -3 and 4। अब आपको पहले तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ये आपको निकालना है। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है बी। ट्राइसेक्ट का मतलब आप 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। भाई बराबर हिस्सों का मतलब 1:1:1 होगा भाई। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब तो यही है। तो आप कैसे निकालोगे? अब आपको ये देखिए भी आपको ए निकालना है या आपको बी निकालना है, कैसे निकालना है? थोड़ा सा थिंक करिए, क्वेश्चन में 2 सेकंड सोचिए कि क्या आप कर सकते हैं। इतना सी बात आपको समझ में आ गई ट्राइसेक्ट का मतलब वो क्या क्या है। अब आप पे यहाँ देखे ना कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार मैं क्या निकालूं, ए निकालूं बी निकालूं, तो पहले देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको पॉइंट्स निकालने हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में आपको ए भी निकालना पड़ेगा और बी भी निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? अगर आपको ए निकालना है, ए पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो जरा बात समझना, ए पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये तो 1 है और ये पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 2। 1 और 1 कितना 2 और ये कितना बचेगा 1। यानी अगर आप पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट ए है ना वो पी और क्यू को 1:2 में बांट रहा है। किसमें बांट रहा है? 1:2 में। ठीक है, अगर आप पॉइंट बी की बात करोगे, किसकी बात करोगे? बी की बात करोगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी भाई, ये तो पूरा कितना हो गया 2 और ये पूरा कितना बच गया 1। यानी जो बी पॉइंट है वो लाइन को पी क्यू को, बी पॉइंट है वो लाइन पी क्यू को किस रेशो में बांटता है? बी पॉइंट 1:, ये पूरा 2 है और ये क्या है 1, तो ये 2:1 में बांटता है। आपको 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? अगर आप बात करोगे ए की तो आपको रेशियो क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट ए, तो ये किस में बांट रहा है? देखो ये 2 है और ये कितना बचा हुआ है 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो जो पॉइंट ए है वो 1:2 में बांट रहा है और पॉइंट बी 2:1 में। तो आपका रेशो एक बार आपको 1:2 लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा 2:1 लेना पड़ेगा। तो करते हैं फिर। अगर पॉइंट ए की, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स है मान लो कुछ भी एक्स और वाई जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे, कैसे रहेंगे भाई? देखना आपको किसमें बांटना है 1:2 में। तो आपको मैं थोड़ा सा चित्र में और इसको क्लैरिटी दे देता हूँ साफ करके पूरा, कि आपको ए की बात कर लो, ये 1 है और बाकी बचा हुआ कितना 2, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर करनी है और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करनी है भाई? इधर। ठीक है, तो 1 की उधर करनी है तो क्या बचेगी? 1 की किससे होगी? -3 से, और 2 की किसके होगी भाई? यहाँ से 1 से, और 1 + 2 कितना आ गया 3। y के लिए भी 1 की होगी किससे? 4 से, और 2 की होगी किससे? -2 कितना है? -4 डिवाइड में कितना होगा 1 + 2 कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये आ गया x और y, ये तो हो गया 0 और ये हो गया कितना भाई -1/3। यानी जो इसके कोऑर्डिनेट है 0 और -1/3 है। सॉरी y 0 है, -1/3, x पहले लिखते हैं ना, -1/3 और क्या है 0 है। ठीक है, चलिए अगर आप अब PQ की बात करोगे तो PQ के लिए पिक्चर कैसे बनेगी कि आपको ना रेशो बी पॉइंट की बात करोगे, जब आप बी पॉइंट की बात करोगे तो बी पॉइंट के लिए मैं ए को रहने देता हूँ, अब मैं क्या बना लेता हूँ बी, और बी पॉइंट के लिए क्या करोगे भाई? आपको पता है ये 2 है पूरा और ये कितना है भाई 2:1। ठीक है, तो अब बी पॉइंट में आपको जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे वो देख लो भाई। इसकी मल्टीप्लाई तो उधर होनी है और इसकी मल्टीप्लाई क्या होनी है इधर, तो 2 की किससे होगी? -3 से कितना होगा 6, और 1 की कितनी होगी? इससे 1 से बटे कितना आ गया 3, और y की वैल्यू क्या निकालोगे? 2 की किससे 4 से 8, और 1 की कितनी होगी? -2 से, 2 बटे में कितना हो गया 3, तो ये कितना होगा 5/3, और ये कितना आ गया 6/3 कितना होता है 2, 5/3 और कितना आ गया भाई 2, -6 है तो -5/3। ठीक है, तो जो आपका पॉइंट आया वो कितना आया -5/3 और कितना आ गया 2। तो 2 पॉइंट आपको निकालने थे। जो ए पॉइंट है आपका ये कितना -1/3 and 0, और जो बी पॉइंट है आपका वो कितना है -5/3 and 2। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी ट्राइसेक्ट का सीन आए तो ऑप्शन, अगर कंपटीशन में बैठे तो ऑप्शन जरूर ध्यान देना 1:2 या 2:1 किस पे बात कर रहा है। अगर दोनों ऑप्शन में दे रहा था वो दोनों पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। CBSE में आपको दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो वो तो आपका चित्र बनाएगा 3 बार। एक बार ट्राइसेक्ट का चित्र बनाएगा, दूसरी बार बनाएगा ए पॉइंट के लिए 1:2 का, उसके बाद दूसरा चित्र बनाएगा बी पॉइंट के लिए 2:1 का,
फिर ए पॉइंट के लिए इसको सोल्व करेगा और बी पॉइंट के लिए इसको। और ये तो इजी है, इसकी गुना इधर करनी है और इसकी गुना कहाँ करनी है, इधर करनी है। इसमें कोई भी समस्या आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड वेट करेंगे। हाँ जी, हाँ कर रहा हूँ, रोक में लगा दूँगा, हाँ लगा दूँ। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला जो टाइप 2 है, टाइप 2 में अब किससे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो देखना। टाइप 2 में बेसिकली आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्या देंगे, आप मैं चित्र से ले देता हूँ। आपके पास पॉइंट ये रहेगा, ए रहेगा, पॉइंट बी रहेगा, और जो पॉइंट पी है ना वो भी आपको दे के रखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। आपको जो फाइंड करना है, आपको ये रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या क्वेश्चन होगा जरा देख लो। इनवर्ट रेशियो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जरा देखना। इनवर्ट रेशियो, इनवर्ट रेशियो does the x-axis, inverted ratio does the x-axis divides the line joining, divides the line joining, inverted ratio does the x-axis divides the line joining the points, joining the points 2 minus 3 and 5 and 6 and 5 and 6. Also find the coordinates of the point. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इसमें आपको क्या दिया है, मैंने ना तो ये पॉइंट दिया और ना मैंने रेशियो दी। ठीक है, आपको सिर्फ वो रेशियो भी निकालना है और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है आपको, वो भी निकालना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए। अब आप एक बार सोचोगे कि आपको ना तो ये दिया हुआ है ना रेशियो दिया, दो चीज आप कैसे निकालोगे। वो बहुत अच्छी चीज उसने पता क्या दे रखी है, ये एक्स एक्सिस। फाइंड द रेशियो डज द एक्स एक्सिस, यानी उस लाइन को, बेसिकली एक्स एक्सिस ये होता है भाई। ठीक है, अब वो कोई भी लाइन सेगमेंट वो ये वाला मान लो। ठीक है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसमें जो पॉइंट है, एक तो 5 और कितना है 6, और दूसरा कितना है 2 and -3। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस ये डिवाइड कर रहा है इसको। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब वो एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0। यानी जो भी वो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स और 0। ठीक है, एक्स कोई वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू तो वहां पे क्या है अभी 0 है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे है भाई, वाई क्या रहेगा 0। तो ऐसे में आप, मैंने क्या बोला कि आप ये मान लो कि यार जो पॉइंट है वो m रेशो n में किस में डिवाइड कर रहा है, k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जरा देखना, जब भी आप निकालोगे, देखो दोनों निकाल के बता रहा हूँ। फॉर x के लिए क्या करोगे भाई, k की मल्टीप्लाई तो इधर करनी है और 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, उधर। k की इधर होगी तो 2k, 1 की उधर 5 अपॉन k प्लस 1, और y की वैल्यू के लिए k की इधर करूंगा तो कितना हो गया -3k। ठीक है, और 1 की उधर करूंगा तो कितना होगा 6 अपॉन कितना होगा k प्लस 1। अब जाहिर सी बात है ये x और ये कितना है y। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ रेशियो निकालना होता, अगर मैं कंपटीशन में बैठा हूं और मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं इसको तो छेड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं इसको किसके इक्वल करूंगा भाई, पॉइंट तो मेरा x और y आ गया, और यहाँ पे वो x और y कितना दे रहा है, x और 0। कहने का मतलब y की वैल्यू तो कितनी है 0,
तो मैं x तो निकालूंगा ही नहीं, मैं सीधा y निकालूंगा और इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा 0। फिर x की वैल्यू तो ये है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो इस इक्वेशन को आप 0 लिखोगे तो सीधा क्या करोगे -3k + 6 / k + 1 की वैल्यू क्या है 0। कंपटीशन में बैठा हूँ तो मुझे इसकी क्या जरूरत है भाई, सीबीएसई में बैठा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा दोनों, ठीक है। अब ये उधर जाके पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना हो गया -3k + 6 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये पूरा उधर जाके 0 हो गया। तो ये उधर जाके -6 -3k -6 माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू 6/3 क्या बच गई 2, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे जो है वो k की वैल्यू 2 है और k जो होता है वो किसकी वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू कितनी होती है m/n होती है, मैंने आपको बताया था नोट बना के। तो यहाँ पे क्या है 2 की वैल्यू कितनी होगी m/n और 2 1 लिख सकता हूँ डिवाइड में, यानी जो आपका रेशो होगा बेसिकली m/n वो आपका क्या रहेगा 2:1 रहेगा। ये आपका आंसर है रेशो का, ठीक है। बात समझ में आ गई, k निकालो और उसको m/n के इक्वल कर दो तो m/n आपका क्या रहेगा 2:m/n 2 क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है आपको। लेकिन ये आपको ये तो आपको क्या है रेशो, क्या है रेशो, आपको क्या निकालना है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आपने लिख तो रखे हैं, एक x है और दूसरा क्या है y, और y तो x एक्सिस पे ऑलरेडी क्या है 0, तो सिर्फ ये आपको निकालना पड़ेगा। y तो ऑलरेडी 0 है, इसमें 2 इस y भी 0 हो भी सकता है, प्रूफ भी कर देंगे। क्या करना है बस यहाँ पे k है और k की वैल्यू कितनी आई हुई है 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे k की वैल्यू पुट करोगे तो 2 दूनी 4 और 5 9, 2 दूनी k की वैल्यू करूंगा 2 दूनी 4 और 5 9 बटे में k + 1 2 9/3, तो कितना आ गया 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे करोगे तो -6 + 6 क्या आ जाएगी 0, तो ये आएगी सोल्व होकर 0 और इसने पहले ही क्या दे रखी है 0, यानी जो कोऑर्डिनेट्स है आपके पॉइंट के p x y बेसिकली वो कितने हैं 2 और 0 है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे 2 और 0 रहेंगे। सॉरी 3 दूनी 6 3 3 जा 9 3 रहेगा, ठीक है। 2 और 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 3 0 रहेगा, ठीक है। माय मिस्टेक, सॉरी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई, कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो वहां पे भाई x 0 होता और फिर कोऑर्डिनेट क्या होता 0 और y, तो मैं y नहीं निकालता, मैं क्या निकालता x, और x को क्या कर देता 0, वहां से k की वैल्यू आती उसको m/n के इक्वल कर देता m/n आ जाता, फिर उसको k को वहां रख देता कोऑर्डिनेट्स में, x और y के कोऑर्डिनेट आ जाता है। क्लियर है आपको, इतनी सी बात समझ में आई होगी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट ना अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है भाई, लॉकडाउन में जितना पॉसिबल है उस हिसाब से करता हूँ। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। कोई भी आपको परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको कुछ और पूछना है, आपको 10th का 11th का कंपटीशन के बारे में आपको कभी कुछ जानना है, कैट के बारे में आपको कभी कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है। मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।